दोस्तों नमस्कार। भारत की राजनीति में ऐसे मौके बहुत कम आते हैं जब समूचे देश की राजनीति किसी एक घटना को देख रही हो। और ऐसे मौके तो नहीं के बराबर ही आए होंगे जब एक राज्य के चुनाव परिणामों पर इस देश के दो राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का भविष्य टिका हुआ हो। ना सिर्फ राजनीतिक दलों का बल्कि उसकी अगुवाई करने वाले या फिर उनके नेताओं का भविष्य, उनकी साख भी उस चुनाव परिणाम पर आकर टिक जाए जो महज एक राज्य के चुनाव परिणाम हो। और भारत की अगर राजनीतिक स्थितियों को देखिए तो राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का उदय, उनका प्रभाव उत्तर भारत में ही रहा है और तभी वह राष्ट्रीय राजनीति में दखल दे पाए और राष्ट्रीय राजनीतिक सत्ता को पा पाए। लेकिन मौजूदा वक्त शायद 1950 के चुनाव के बाद से एक अद्भुत दौर है, जिस वक्त दक्षिण भारत के एक राज्य के चुनाव के परिणाम इस देश के कम से कम दो बड़े नेताओं को प्रभावित करने वाले हैं, दो बड़े राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को प्रभावित करने वाले हैं। इस देश की राजनीतिक लकीर आने वाले वक्त में किस दिशा में जाएगी उसे प्रभावित करने वाले हैं। बीते 9 बरस से इस देश में जो हो रहा है वह उसी रूप में चलेगा या फिर कहीं ज्यादा उग्र तरीके से सामने आकर खड़ा हो जाएगा, उसका भी भविष्य इसी चुनाव पर टिका है। और दूसरी तरफ विपक्ष जो एक शून्य में समाता हुआ दिखाई दे रहा है, उसका भविष्य भी इसी चुनाव परिणाम पर टिका है। तो ऐसे में कर्नाटक के चुनाव भारत की राजनीति की दिशा बदल सकते हैं, राजनीतिक दशा को नए सिरे से मथ सकते हैं और खास तौर से बीजेपी की अगुवाई करने वाले या सीधे कहें तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भविष्य क्या होगा और 2024 तक वह लड़खड़ाकर कहीं भारत की राजनीति से गायब ना हो जाए, ऐसी परिस्थिति तो नहीं आएगी। या फिर दूसरी तरफ राहुल गांधी जो कांग्रेस की अगुवाई करते हैं और गांधी परिवार की लेगेसी को लेकर चलते हैं, जिन्होंने भारत यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा की, सब कुछ दांव पर है। तो क्या आने वाले वक्त में और कर्नाटक चुनाव परिणाम के बाद की परिस्थिति इस देश की राजनीति को यकीनी तौर पर बदलने वाली है? कर्नाटक के वोटरों के ऊपर बहुत कुछ है और ध्यान दीजिए, नेताओं के नाम आप लेते चले जाइए, इनकी जिंदगी में कोई बहुत प्रभाव कर्नाटक चुनाव के परिणामों का नहीं पड़ेगा। इस देश की राजनीति पर भी उनका दखल नहीं बढ़ेगा। वो चाहे सिद्धारमैया हो, चाहे डीके शिव कुमार हो, चाहे येदियुरप्पा हो, चाहे बोम्मई हो, चाहे जगदीश शेट्टार ही क्यों ना हो, कोई भी नाम ले लीजिए, कर्नाटक की राजनीति के भीतर से उठाकर कोई प्रभाव भारत की राजनीति पर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन इस राज्य के चुनाव परिणाम प्रधानमंत्री मोदी के राजनीतिक भविष्य को तय जरूर कर देंगे और इसी तरीके से राहुल गांधी का भी भविष्य इस चुनाव के परिणामों के ऊपर ही जाकर टिक गया है। सवाल यह नहीं है कि उस राज्य में किस कल्याणकारी योजनाओं को लेकर कौन सा चुनावी दांव किस पार्टी ने खेला। सवाल यह है कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी की जो नीतियां रही, उन्होंने इस देश में 3 मंत्रों को जिया है। एक तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा का मंत्र, दूसरी तरफ राष्ट्रवाद का मंत्र और तीसरी तरफ लोकतंत्र और संविधान का जाप, और सब कुछ अपने अनुकूल। और इस दायरे में मुद्दे दर मुद्दे आते चले गए, इस देश की सियासत सिमटती चली गई, इस देश के संविधान के मातहत काम करने वाले संस्थान सिकुड़ते चले गए। इस देश के भीतर उम्मीद और आस संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों से नहीं, बल्कि संविधान की व्याख्या करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और मौजूदा वक्त में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ पर जाकर टिक गई। ऐसी परिस्थिति इस देश में इससे पहले कभी नहीं थी। और राजनीतिक तौर पर गांधी परिवार की राजनीतिक हैसियत जो राजीव गांधी के काल तक किसी ने देखी, या सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री पद को ठुकराते हुए मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाने की परिस्थितियों को जिया, इस तमाम दौर में मौजूदा वक्त में राहुल गांधी को अगर आप परखेंगे तो हो सकता है वो बहुत कमजोर नजर आए। लेकिन एक झटके में अगर कर्नाटक के चुनाव परिणाम और कर्नाटक के वोटर ये तय करते हैं कि कांग्रेस जीतेगी, तो फिर आने वाले वक्त में भारत की राजनीति बिल्कुल आपको बदलते हुए दिखाई देगी। खास तौर से ऐसे वक्त जब इस देश के वोटरों ने तय किया हुआ है कि अब अपने वोट को बर्बाद नहीं करना है, अपने वोट को बटने देना नहीं है, वो चाहे मुस्लिम हो चाहे दलित हो। और अगर कर्नाटक के भीतर भी देखिए तो लिंगायत हो या वोकालिंगा हो, कोई अपने वोट को बर्बाद करेगा नहीं, कोई बटने नहीं देगा, यानी टकराव सीधे होता है। और इसका इतिहास बहुत पुराना नहीं है। 2020 में देखिए तो बिहार के चुनाव, सामने तेजस्वी यादव खड़े थे और उनके साथ कांग्रेस थी, उनके साथ सीपीआईएमएल थी, और सामने बीजेपी अगुवाई करते हुए या नीतीश अगुवाई करते हुए एनडीए खड़ी थी। वोट इन्हीं दोनों में बटा और परिस्थितियां क्या रही अगर देखिए तो सीधे तौर पर किसी तीसरे को वोट नहीं दिया गया। 2020 के चुनाव परिणाम बतलाते हैं बहुत साफ तौर पर, एक तरफ आरजेडी, कांग्रेस और सीपीआईएमएल, और इन सब के वोट अगर जोड़ दीजिएगा तो उस समय लगभग 36% वोट इस दिशा में, और दूसरी तरफ
अगर ध्यान दीजिए तो इतने ही वोट परसेंटेज बीजेपी और जेडीयू के पास। टकराव बराबर का था, लेकिन गठबंधन की हैसियत से सत्ता बीजेपी और नीतीश को मिली। यह अलग मसला है कि मौजूदा वक्त में नीतीश आरजेडी के साथ जा चुके हैं, लेकिन जनता ने किसी तीसरी दिशा में ध्यान नहीं दिया और यही परिस्थिति उसके अगले बरस उत्तर प्रदेश में बनी, उसके बाद वेस्ट बंगाल में बनी, उसके बाद अब कर्नाटक की स्थिति सामने खड़ी है। अगर 2021 के पश्चिम बंगाल के चुनाव को भी आप देखिए, कांग्रेस की एक वक्त सत्ता रही, कांग्रेस को वोट नहीं दिया, लेफ्ट को वोट नहीं दिया, सीधे सीधे टकराए तो ममता बनर्जी की टीएमसी और बीजेपी टकरा रही थी। एक को 48% वोट, दूसरे को 38% वोट, और एक झटके में बीजेपी को 28% वोट ज्यादा मिल गया। यानी ना कांग्रेस को बख्शा गया ना लेफ्ट को बख्शा गया, सीधे टकराव के तौर पर वोटर ने तय कर लिया। और यही स्थिति उत्तर प्रदेश में पिछले बरस रही। यहां पर भी बीजेपी थी और सामने समाजवादी पार्टी। कांग्रेस को वोट नहीं मिला, बीएसपी को टिकट सीट नहीं मिली, सीधे टकराव की स्थिति थी। बीजेपी के हिस्से में अगर 41% तो समाजवादी पार्टी के साथ एक झटके में 10% वोट बढ़कर वहां पर पहुंच गए लगभग 32%। यह मैसेज क्या है? मैसेज बहुत साफ है कि 2024 को लेकर विपक्ष तय करे या ना करे, जनता तय करने लगी है कि कौन किससे टकराएगा और आमने सामने की परिस्थितियां वो पैदा करेंगी। लेकिन कर्नाटक के चुनाव परिणाम में अगर कांग्रेस पिछड़ जाती है तो फिर भारत की राजनीति के भीतर एक ऐसे आप ताकतवर शख्स को देखेंगे जो अपने हिसाब से इस देश में तमाम परिभाषाओं को गढ़ता चला गया, लोकतंत्र को गढ़ा और उसने संविधान को भी अपने तरीके से परिभाषित किया। एक लंबी फेरिस्त है, इसे कौन कैसे किस रूप में रोकेगा कोई नहीं जानता है। क्योंकि अगर आप ध्यान दीजिए तो एक एक घटना का जिक्र करते चले जाइए। मौजूदा वक्त में ध्यान दीजिए तो केरल स्टोरी को लेकर भी किन बातों का जिक्र किया गया, टेररिज्म और नेशनलिज्म का जिक्र किया गया। कश्मीर फाइल्स को लेकर फिल्म के तौर पर किन बातों का जिक्र किया गया था, यही नेशनलिज्म था और हिंदुइज्म था। हिंदूवाद, राष्ट्रवाद, आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा, इसी के इर्द गिर्द सारा ताना बाना बुना गया। और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में जब ईडी के जो फिलहाल जो चेयरमैन है संजय मिश्रा, उनको लेकर जब पहल शुरू हुई तो इस तरीके से सरकार ने जानकारी सुप्रीम कोर्ट में दी और सुप्रीम कोर्ट को पूछना पड़ा क्या एक व्यक्ति नहीं रहेगा तो क्या ईडी ध्वस्त हो जाएगा। यानी कैसे किसी के इर्द गिर्द ताना बाना बुनते हुए ऑर्गेनाइजेशन या संस्थानों को खत्म करने की प्रक्रिया इस दौर में शुरू हुई। अब अगर कल्पना कीजिए कि कर्नाटक के चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले हम पूरी फेरिस्त बतलाएं, उसके बाद इस देश के भीतर में जो एक ही राज्य है तेलंगाना, जहां पर टीआरएस यानी अब की बीआरएस खड़ी हुई है, वहां कांग्रेस नहीं है। बाकी तीनों राज्य, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो, ये परिस्थितियां टकराएंगी बीजेपी और कांग्रेस में। और इस बीच में अगर कहीं सचिन पायलट एक नया रुख अपना लेते हैं, जो 11 तारीख से अपनाने जा रहे हैं, वो जन संघर्ष को लेकर जो मार्च भ्रष्टाचार के खिलाफ करने जा रहे हैं, तो राजस्थान की राजनीति में और वोटर भी वह 3 दिशाओं में नहीं जाएगा, वो 2 ही दिशाओं में जाएगा, यह भी तय है। तो क्या यह माना जाए कि भारत की राजनीति में अब एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी खड़े हैं, दूसरी तरफ कौन खड़ा होगा वह तय कर्नाटक चुनाव से होना है। क्योंकि राहुल गांधी की साख कर्नाटक में इसलिए जुड़ी हुई है क्योंकि कर्नाटक में ही उन्हें सबसे ज्यादा जो समर्थन मिला भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, ऐसा समर्थन दूसरे राज्य में नहीं मिला। और क्या यह माना जाए कि मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर जो दांव चला गया, उस दांव के साथ साथ कर्नाटक की चुनावी जीत और हार भी आकर टिक गई है। तो पहले प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र। बीजेपी की हार प्रधानमंत्री मोदी को उनकी अपनी पार्टी और आरएसएस के भीतर एक झटके में कटघरे में खड़ा कर देगी। न सिर्फ पार्टी के भीतर और आरएसएस के भीतर, बल्कि इस देश के भीतर भी जो तमाम नीतियों को लेकर जो निर्णय लिए गए, वो निर्णय हो सकता है राफेल को लेकर लिए गए हो। जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा तो इन्होंने कहा राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत हम नहीं बतलाएंगे कितना पैसे में लिया गया, क्योंकि इसके साथ इक्विपमेंट्स खुल जाएंगे और दुनिया भर में भारत की सुरक्षा को खतरा हो जाएगा। तर्क ये गढ़े गए। जासूसी हो रही थी पेगासस में भी, उसमें भी नहीं जानकारी दी गई, राष्ट्रीय सुरक्षा के दायरे में लाकर खड़ा किया गया। अडानी कांड हुआ तो खुद अडानी कहने लगे हम तो इस देश के लिए काम करते हैं, और यह राष्ट्रवाद उन्होंने दिखलाया। पहली बार किसी स्कैम को लेकर, घपले घोटाले को लेकर कोई राष्ट्रवाद बताने लगे, तो यह परिस्थितियां मोदी काल की ही देन है। इसी दौर में ध्यान दीजिए और चले जाइए नोटबंदी के साथ, तो टेररिज्म का जिक्र हो रहा था, लेकिन सारी स्थितियां जस की तस। लेकिन इमोशनल तौर पर कार्ड खेला गया। जीएसटी तो नए आजादी का एक उदय था, दूसरी आजादी से इसे जोड़ा गया। किसान बिल जब लाया गया, जो 3 बिल ब्लैक वापस लिए गए, तब भी यह कहा गया कि देखिए इससे राष्ट्र का विकास होगा, किसानों की उन्नति होगी और यह देश के विकास के लिए है।
इस परिस्थिति में लगातार जो भी निर्णय, चाहे वो प्रधानमंत्री केयर का ही जिक्र क्यों ना कीजिए, उस प्रधानमंत्री केयर से इस देश की सरकार का कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन सब कुछ प्रधानमंत्री और उनके केयर टेकर जो देश के केंद्रीय मंत्री हैं, उसमें गृह मंत्री भी नाम ले सकते हैं, उसमें डिफेंस मिनिस्टर का नाम भी ले सकते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर का नाम भी ले सकते हैं, ये सभी उसके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन सरकार का कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन पीएम केयर इस देश की भलाई के लिए तैयार किया गया और इस देश के तमाम सरकारी कर्मचारियों को भी अपना एक दिन का वेतन देना पड़ गया। यह एक नई परिस्थिति है इस देश के भीतर में, जिसमें हर चुनाव जीतने के साथ जनता तय कर रही है कि दरअसल हमें ऐसी ही सत्ता चाहिए। तय कर्नाटक से होना है, क्योंकि रास्ता यहीं से 2024 की दिशा में जाने वाला है। और तो और इस पूरी प्रक्रिया में अगर एक एक चीज आप देखते चले जा रहे हैं, तो हर वो मुद्दा जो इस देश में घटित हुआ, वो किसी ना किसी रूप में विरोध के तौर पर पार्लियामेंट नहीं चली, और दूसरी तरफ सड़क पर भी जवाब सरकार ने यही दिया, जनता ने हमें चुना है तो आप हम पर सवाल मत उठाइए। और यह जवाब हर चुनाव जीतने के साथ इतना भारी हो गया कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति को लेकर भी इस देश के कानून मंत्री सार्वजनिक तौर पर इस बयान को देने से नहीं चूके कि चुनाव तो हमें लड़ना पड़ता है, जजेस चुनाव नहीं लड़ते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी जनता को लेकर है, जजेस की नहीं है। कमाल की सोच थी। तय इसे भी होना है, क्योंकि एक जीत के बाद खास तौर से कर्नाटक की राजनीति उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान कहीं पर क्या असर दिखाएगी, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड कोई असर नहीं दिखाएगी, लेकिन उस कर्नाटक में छत्रपों को दरकिनार करके जो उस साथ दिल्ली से बिछाई गई, उसने एक नए तरीके की चुनावी प्रक्रिया को शुरू किया। जो दिल्ली से तय होगा वही राज्यों में निर्णय लिए जाएंगे। और अब अगर वोट कर्नाटक के लोग बीजेपी को देते हैं तो ये येदियुरप्पा को वोट नहीं होगा, ये बोम्मई को वोट नहीं होगा, किसी भी बीजेपी के नेता को जो कर्नाटक से आता है उसको वोट नहीं होगा। ये वोट प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की बिसात के हक में जाएगा। तालियां बजेंगी दिल्ली में, लेकिन इसका असर इस रूप में होगा कि आने वाले वक्त में हो सकता है वसुंधरा राजे की राजस्थान में सांसें ऊपर नीचे होने लगे, हो सकता है शिवराज सिंह की सांस ऊपर नीचे होने लगे, हो सकता है गडकरी हो या राजनाथ, इनकी भी सांसें इस दौर में धड़कनों के साथ बढ़ती चली जाए, हो सकता है। लेकिन बीजेपी की हार इन तमाम परिस्थितियों के बीच बीजेपी के अंदर से नया उबाल पैदा करेगी कि अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाने वाले सांसदों के सामने यह सवाल होगा कि दरअसल जब दिल्ली में बैठे हुए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ही तय करते हैं सब कुछ, तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो वोटरों के साथ कैसे खड़े हो। तब घेराबंदी शुरू होगी और एक राजनीतिक भविष्य कहीं ना कहीं कर्नाटक चुनाव के साथ देश के प्रधानमंत्री मोदी का भी तय होने लगेगा, जो मौजूदा वक्त में कर्नाटक के चुनाव से पहले एक पेंडुलम की तरह नहीं बल्कि स्टिक के तौर पर खड़ा है। लेकिन दूसरी तरफ पेंडुलम के तौर पर राहुल गांधी की राजनीति क्या तय करेगी। G23 उन्हीं के बीच से खड़ा हुआ था, सबने देखा, एक के बाद एक गंवाते राज्यों को देखा। राजस्थान में किस तरीके से गहलोत ने दिल्ली के दिशा निर्देश नहीं बल्कि गांधी परिवार के दिशा निर्देश को दरकिनार किया, सबने देखा। सचिन पायलट कैसे खड़े हुए, कैसे विद्रोह अपनी ही पार्टी के खिलाफ, अनशन भी अपनी ही पार्टी के नेता और सीएम के खिलाफ, और अब भ्रष्टाचार को लेकर जनसंघर्ष करते हुए अजमेर से जयपुर तक का रास्ता भी नापेंगे अपने ही नेता और अपने ही सीएम के खिलाफ। ये परिस्थितियां नेतृत्व को कमजोर कर रही है या नेतृत्व कमजोर है, इसीलिए ये परिस्थितियां पनप रही है। हो जो भी, लेकिन राहुल गांधी की स्थिति इस चुनाव के साथ बहुत कुछ जुड़ी हुई है। सवाल वाकई नहीं है कि कांग्रेस की राजनीति एक कर्नाटक को गंवाने से कहां पर टिकेगी, सवाल यह है इसके बाद राजस्थान कैसे बचेगा और मध्य प्रदेश कैसे आएगा, जबकि सबसे ज्यादा मजबूत मौजूदा वक्त में कांग्रेस कर्नाटक में ही है। तो बदलने की परिस्थिति में कर्नाटक के चुनाव परिणाम कांग्रेस के भीतर भी हड़कंप मचा देंगे। कुछ नई मांग उठेगी, कुछ नई परिस्थितियां उपजेंगी, और अगर जीत होती है तो राहुल गांधी एक ताकतवर नेता के तौर पर न सिर्फ कांग्रेस के भीतर बल्कि कांग्रेस समूचे विपक्ष के भीतर उभर कर आएगी। यह भी तय इसी चुनाव के साथ आकर जुड़ गया है। और जब आप राहुल गांधी का जिक्र करते हैं तब यह सवाल छोटा पड़ जाएगा कि क्या वरिष्ठ का अनुभव और युवाओं का संघर्ष हमको दोनों साथ लेकर चलना है। पार्टी इतनी लोकतांत्रिक है कि यह पार्टी नहीं बल्कि एक मंच में तब्दील हो गई है। जिसे मन चाहा उसने उपयोग किया, जिससे मन चाहा उसने छोड़ दिया। क्या ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस चल रही है? राजनीतिक दल के भीतर लोकतांत्रिक परिस्थितियां इतनी ज्यादा है, जिसकी इच्छा जो करे ये जानते समझते हुए कि देश के भीतर लोकतांत्रिक परिस्थितियां इस दौर में सत्ता खत्म कर रही है, जिसकी आवाज कांग्रेस ही पार्लियामेंट के भीतर पत्र लिखकर राष्ट्रपति से कहते हुए और सुप्रीम कोर्ट के भीतर भी कहने से कतराती नहीं है, लेकिन अपनी पार्टी के उस लोकतांत्रिक परिस्थितियों को जिंदा रखती है जो पार्टी को पार्टी ही ना होने दे, एक मंच में तब्दील कर दे। तय तो राहुल गांधी की राजनीतिक भविष्य की स्थितियां भी होनी है इस कर्नाटक चुनाव से जुड़कर, और खास तौर से तब जब राष्ट्रीय तौर पर
जो परिस्थिति और जो परेशानी और बड़े सवाल और विपक्ष की एकजुटता को लेकर है, ये सारे सवाल बड़े उलझे हुए हैं। इन दोनों परिस्थितियों से निकलकर चलिए तो याद कीजिए, जब किसान आंदोलन हो रहा था उस वक्त प्रधानमंत्री क्यों सामने आकर किसानों के उन 3 कानूनों को वापस लेने का ऐलान उन्होंने कब किया? उन्होंने तब किया जब पश्चिम बंगाल में हार मिल गई बीजेपी को। अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी नहीं हारती तो किसान को लेकर जो 3 कानून थे वह भी प्रधानमंत्री वापस नहीं लेते। लेकिन वह 2021 का दौर था। आज की तारीख में 2023 में खड़े हैं, सामने 2024 है। और इस दौर में जैसे दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे हुए महिला पहलवान, अंतर्राष्ट्रीय पहचान वाले खिलाड़ी बैठे हुए हैं, अगर कर्नाटक के भीतर बीजेपी को जीत मिल जाती है तो क्या प्रधानमंत्री उस दिशा में भी देखेंगे जहां पे ब्रजभूषण शरण सिंह कटघरे में खड़े नजर आए? लेकिन हार जाते हैं तो निर्णय उन्हें लेना पड़ेगा, क्योंकि बवाल सिर्फ और सिर्फ जंतर मंतर पर नहीं है। हरियाणा में इसको लेकर बवाल है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसको लेकर बवाल है, दिल्ली के भीतर सवाल है, पंजाब के भीतर सवाल है। इन सवालों का जवाब राजनीतिक तौर पर कौन देगा? अगुवाई करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को ही देना होगा। तो क्या कर्नाटक के चुनाव गाहे बगाहे इतने महत्वपूर्ण हो गए, जहां पर कर्नाटक की जनता भारत के राजनीतिक भविष्य को तय करने वाली है? सामान्य तौर पर ऐसी स्थिति कभी नहीं आई होगी। किसी एक राज्य के चुनाव परिणाम के इर्द गिर्द आने वाले वक्त में समूची राजनीति और सियासत आपको सिमटती हुई दिखाई दे, लेकिन यह हो रहा है क्योंकि धीरे धीरे भारत की राजनीति के भीतर विपक्ष की जो घेराबंदी थी वह टूटती बिखरती नजर आई। किसी को समझ नहीं आया कि किस मुद्दे के आश्रय कहां पर इस देश की मौजूदा सत्ता को घेरना है, और मौजूदा सत्ता ने राजनीतिक तौर पर और नीतिगत तौर पर पॉलिसी के साथ और संवैधानिक सवालों के साथ अपनी मौजूदगी का एहसास इस देश के भीतर में लोकतांत्रिक परिस्थितियों को खत्म करते हुए दिखाने में कोई कोताही नहीं बरती। खुलकर दिखाया, खुलेआम दिखाया। प्रधानमंत्री जेपीसी की मांग के सामने कुछ नहीं बोले। अडानी कांड इतना बड़ा हो गया, लाखों इन्वेस्टर उसमें उलझ गए, प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं कहा। मणिपुर जलता रहा, प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं कहा। कश्मीर के भीतर जवानों का शहीद होना, चीन को लेकर जो सवाल उठे, तमाम सवालों पर देखिए जहां पर भी सत्ता उलझी वहां पर सत्ता ने खुद को अलग थलग कर लिया। उसे कुछ लेना देना नहीं है। और इस दौर में फोर्थ स्टेट यानी मीडिया सत्ता के साथ हो गया। और यहीं पर वो आखिरी सवाल है जो शायद हर किसी को परेशान कर सकता है। ये आखिरी सवाल है, इस देश के भीतर में कर्नाटक के चुनाव परिणामों के बाद टकराव की परिस्थिति समाज के भीतर क्या बढ़ेगी? सब कुछ या बहुतों ने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है। एक बड़ी कतार है जिन्होंने अपना सब कुछ इन्वेस्ट किया है प्रधानमंत्री मोदी के पीछे। उसमें संपादकों की भी एक कतार है, उसके भीतर नौकरशाही की एक कतार है, संस्थानों की एक कतार है। इस कतार के सामने मुश्किल यह है कि अगर सत्ता डगमगाने लगे तो फिर क्या होगा उनके साथ और किस मुश्किल हालात में होंगे। दूसरी तरफ ऐसी कतार भी इस देश के भीतर है जो सवालों को उठाती है और वो देखती है कि विपक्ष कमजोर है लेकिन वो अपनी जगह अडिग रहती है। कल्पना कर सकते हैं इस देश के भीतर में मीडिया हाउस एनडीटीवी को खड़ा करने वाले प्रणव राय किस हालात में, जो अपने पसीने खून बहाते हुए एक संस्थान को खड़ा करते हैं, जर्नलिस्टों की एक टीम खड़ा करते हैं और वह खाली हाथ वहां से उन्हें निकलना पड़ता है क्योंकि स्थितियां अनुकूल नहीं। इस देश के भीतर में इंडिया टुडे निकालने वाले अरुण पुरी को कहना पड़ता है मेरी दुकान का जिक्र जब वो करते हैं प्रधानमंत्री की मौजूदगी में तो प्रधानमंत्री मुस्कुराते हैं। राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और शायद बौद्धिकता के स्तर पर ऐसी परिस्थिति इस देश में कभी नहीं थी। चाहे अनचाहे कर्नाटक का चुनाव उसके बीच में आकर खड़ा हो गया है। शायद इसीलिए कल बड़ा वक्त है जब वोटर निकलेंगे, और कल बड़ा वक्त है इस मायने में कि कर्नाटक के भीतर की परिस्थिति चाहे न बदले, लेकिन भारत की राजनीतिक स्थितियां उसके साथ आपको बदलती हुई दिखाई देगी। प्रधानमंत्री मोदी के तेवर उसके बाद कितने बड़े होते हैं, राहुल गांधी का कद कितना बढ़ता है, प्रधानमंत्री क्या हाशिए पर जाने की स्थिति में आकर खड़े हो जाते हैं, राहुल गांधी क्या और कमजोर हो जाते हैं। तमाम सवालों के साथ चाहे अनचाहे कल कर्नाटक में जो वोटिंग होगी, ये सारे सवाल उससे जाकर जुड़ चुके हैं। इसीलिए इंतजार कीजिए कल शाम का, जब उसकी पहली झलक आपको तमाम जगहों से एग्जिट पोल के जरिए नजर आएगी। और फिर इंतजार आपको 13 तारीख का होगा, लेकिन एक तस्वीर कल शाम निकल कर आ जाएगी जो बतलाने के लिए काफी होगी कि दरअसल 2024 में क्या होगा और 2024 की तरफ बढ़ते हुए कदम किस दिशा में जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत